नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे चुनावी तारीखों के ऐलान की, केजरीवाल को मिली राहत की और बहुत कुछ है खास, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। कब और कहां होगा चुनाव, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। पिछले लंबे समय की कश्मकश के बाद लोकसभा चुनाव के तारीखों की आज आखिरकार घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही लंबे समय से इंतजार चल रहे लोकसभा चुनाव के लिए अब इंतजार की जो घड़ी थी वो समाप्त हो गई है। 543 लोकसभा सीटों के चुनाव को 7 चरणों में किए जाएंगे, जिसमें पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, 26 अप्रैल को दूसरा चरण, इसके साथ ही 7 मई को तीसरा चरण, 13 मई को चौथा चरण, 20 मई को 5वें चरण के चुनाव संपन्न किए जाएंगे, जबकि 25 मई को छठा और आखिरी यानी कि 1 जून को 7वें चरण का मतदान संपन्न होगा। 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी, जिसके बाद नई सरकार का गठन किया जाएगा। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो राजधानी दिल्ली में छठे चरण में चुनाव होंगे, यानी कि 25 मई को दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक इस बार तकरीबन 97 करोड़ मतदाता अपने वोटों का मत का उपयोग करेंगे, जिसमें लगभग 49 करोड़ पुरुष मतदाता, 47 करोड़ महिला मतदाता शामिल है। अगर बात की जाए तो तकरीबन 1.82 करोड़ वो नए वोटर्स हैं जो इस बार अपने मत का उपयोग करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक लगभग 82 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र तकरीबन 85 साल है और उनके लिए घर से ही वोट करने की जो सुविधा है वो दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 10 लाख काउंटिंग सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि इस बार लोकसभा चुनाव को तैयारी करने के लिए तमाम जो शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अब जुट गया है। अब देखना यह होगा कि 4 जून को जब वोटों की गिनती होगी तो देश की जनता किसको अपना प्यार देती है और किस तरीके से नई सरकार बनकर तैयार होती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। यूपी में कितने चरणों में होगा चुनाव, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय चुनाव महापर्व का ऐलान हो गया है। बाकायदा चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया। 19 अप्रैल से चुनाव के पहले चरण की शुरुआत होगी। 7 चरणों में ये चुनाव आयोजित किया जाएगा। अगर अंतिम चरण की बात करें तो 1 जून को होगा और इसके नतीजे 4 जून को आएगा। जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस बार तैयारियां की हैं, जिस तरह से मतदाताओं से अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतों का प्रयोग करें, इसके लिए अलग अलग फेज़ में चुनाव कराए जाएंगे। 7 चरणों में ये चुनाव कराया जाएगा। देश में इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। आयोग ने इसके लिए साफ किया। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग चरणों में चुनाव होंगे, जिसकी तैयारी कर दी गई है। जैसे ही चुनाव आयोग ने ये चुनाव की तिथियों की घोषणा की, बाकायदा आचार संहिता का नियम लागू हो चुका है और इसको देखते हुए बाकायदा जो ज़िला मजिस्ट्रेट है उनके नेतृत्व में तमाम जो होर्डिंग और पोस्टर ऐसे लगाए गए थे उनको हटाया जाना शुरू कर दिया है। तो कह सकते हैं कि अब चूँकि आचार संहिता लागू हो चुकी है तो जो आयोग के नियम हैं उसके नियम के तहत मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के हालात अब देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इंतज़ार जिसका था लोगों को, राजनीतिक दलों को, उसका अब एक तरह से समय आ चुका है। बाकायदा चुनाव की तिथियों का ऐलान हो चुका है और अब सारी राजनीतिक दल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे और अलग अलग फेज़ में वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को वोट दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने सख्त नियमों का हवाला दिया है और तमाम शक्तियों को पालन करने की बात की, उसको लेकर के भी अब कहीं ना कहीं चर्चा शुरू हो गई है। तो अब देखना ये होगा कि अलग अलग फेज़ में किस तरह से मतदाता जो अपने मते का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में निकलते हैं और आयोग ने जो नियम बताया उसका किस तरह से कड़ाई से पालन करती है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। उत्तराखंड में कितने चरणों में होना है चुनाव, बता रहे हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड में भी पहले चरण में मतदान होना है, यानी 19 अप्रैल को उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उसके लिए निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। 27 मार्च को नामांकन की अंतिम तिथि होगी, 28 मार्च को स्क्रूटनी होगी और 30 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तिथि यहाँ पर होगी। ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की जो रण है उस रण की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। 81,000
83,21,227 जो वोटर है वो इस बार चुनाव में मत का प्रयोग करेंगे। सबसे ज्यादा दारोमदार इस बार युवाओं पर होगा। यानी 83 लाख जो वोटर हैं उन वोटर्स में आधी संख्या 18 से 39 साल के जो युवा होंगे, जिनकी संख्या लगभग 40 लाख है, वो इस बार जनप्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला तय करेंगे। यह समझा जा सकता है कि सियासी दल भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की तैयारी इस कदर है कि उन्होंने शराब, अवैध मनी या काला धन जो था उस पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो उत्तराखंड में चुनाव की रणभेदी के साथ ही जो निर्वाचन आयोग की तैयारी है वो भी शुरू हो चुकी है और अब उसे अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। तो वहीं हरियाणा में कितने चरणों में होगा चुनाव, बता रहे हमारे संवाददाता संदीप शर्मा। 2024 के लोकसभा चुनाव का हुआ शंखनाद। आज चुनाव आयुक्त ने जारी करी तारीखें। किस महीने में किस तारीख पर किस जगह पर होंगे लोकसभा चुनाव। लगभग देश के 47 करोड़ महिलाएं करेंगी मतदान। वहीं पर पुरुषों की अगर बात करें तो 49.7 करोड़ पुरुष लोग करेंगे मतदान। वहीं पर अगर हम बात करें 1.82 करोड़ होंगे पहली बार मतदान करने वाले मतदाता। वहीं पर चुनाव आयुक्त ने 7 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है। वहीं पर अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में छठे चरण में चुनाव होगा, जो कि तारीख दी गई है 25 मई की। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में और हिमाचल और चंडीगढ़ में होंगे 7वें चरण में, यानी कि 1 जून को यहाँ पर जनता आजमाएगी अपनी किस्मत, किसको सरकार में लाना है या नहीं। और 4 जून को मतदान की जो है गिनती आरंभ होगी और फैसला सबके सामने होगा। सत्ता में कौन आएगा, बहुत अहम सवाल है। अगर बात करें लोकसभा के बाद तो अगर तुरंत बाद ही लगभग 3 से 4 महीने के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है। और हरियाणा की स्थिति में अभी काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार में अभी मुख्यमंत्री भी बदले गए हैं, कैबिनेट में भी विस्तार हुआ है। अगर बात करें तो हरियाणा की स्थिति क्या होगी, ये निर्भर करता है लोकसभा चुनाव के साथ ही। लोकसभा चुनाव के दौरान ये देखा जाएगा कि हरियाणा की जनता क्या फैसला करती है। वहीं अगर टक्कर की बात करें तो हरियाणा की जनता का रुझान किस तरफ है, किस तरफ नहीं, विपक्ष कितना उभर कर सामने आता है, किसके साथ किसकी टक्कर कितनी मजबूती से होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अनिल के साथ संदीप शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। कौन सी है वो राहत, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में जांच की आंच में आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। हालांकि पेशी के तुरंत बाद ही उन्हें 15,000 के नीचे मुचलके पर जमानत मिल गई, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई यानी कि अब 1 अप्रैल को सुबह तकरीबन 10 बजे होगी। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8 समन भेजे गए थे, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से इन नोटिस को गैर कानूनी बताते हुए वो पेश नहीं हुए थे। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने पेशी में छूट की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर फटकार लगाते हुए 16 मार्च यानी आज के दिन कोर्ट में पेश होने की बात कही थी। आपको बता दें कि इस शराब घोटाले के मामले में पहले से ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और अब जांच की आंच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए हुए हैं। हालांकि आज उन्हें जमानत जरूर मिल गई, लेकिन अगली तारीख 1 अप्रैल है। अब देखना ये होगा किस तरीके से कथित तौर पर शराब घोटाले की जांच में आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका सामने आती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं जौनपुर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। लोकतंत्र महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि आचार संहिता लगने के बाद जो है जौनपुर में जिला प्रशासन जो है राजनीतिक पार्टियों की पोस्टर बैनर को हटा रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उप जिलाधिकारी सागंज और जो है क्षेत्राधिकारी सागंज जो है नगर में निकले हैं और लगातार जो है नगर में लगे जो है राजनीतिक पोस्टरों और बैनरों को हटाया जा रहा है। जौनपुर में जो है 6वां चरण यानी 25 मई को मतदान होना है। मतदान को लेकर जो है कहा जाए आज जो है आचार संहिता लागू हो गई है और इलेक्शन कमीशन ने जो है जैसे ही प्रेस वार्ता किया उसके बाद जो है कहा जाए
आचार संहिता लागू होने के बाद जो है जिला प्रशासन एक्टिव हो चुका है। वहीं जौनपुर और मछली शहर में जो है 25 मई को जो है मतदान होना, ऐसे में जो है जिला प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। रायबरेली में चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। आयोग द्वारा आदर्श संहिता जैसे ही घोषणा की गई, वैसे ही रायबरेली जिला प्रशासन अलर्ट मोड में देखने को मिला। बता दें कि रायबरेली जिला प्रशासन के द्वारा पहले से तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी और जैसे ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा आचार संहिता की घोषणा की गई, वैसे ही सभी राजनीतिक दलों की जो होल्डिंगें लगी हुई थी उसको उतारने का काम शुरू कर दिया गया। बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर से ही जो होल्डिंगें लगी थी उनको उतारने का काम शुरू किया गया और रायबरेली के एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही और इसी के साथ में नगर पालिका के द्वारा जो टीमें गठित की गई हैं, उन टीमों के साथ में होल्डिंग उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि रायबरेली जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में सारा काम किया जा रहा है और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि भारी पुलिस बल के साथ में पैरा मिलिट्री भी फ्लैग मार्च कर रही है और लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील कर रही है। वहीं ऐसे अराजक तत्वों को भी चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ भी उचित कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। बात करें रायबरेली जिले की, तो रायबरेली जिले में चाक चौबंद सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि किसी तरह का कोई भी ऐसा कृत्य ना करें कि चुनाव में किसी प्रकार का विघ्न पड़े और ऐसे लोगों को साफ तौर पे जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित भी कर लिया गया है और उनसे अपील भी की गई है और उनको साफ हिदायत भी दिया गया है कि अगर किसी तरह की कोई भी उनके द्वारा हरकत की जाएगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट से इंडिया गठबंधन को जोर का झटका लगा है। कांग्रेस से दूरी बनाने वाली टीएमसी के प्रत्याशी को भदोही से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाकर एक नई रार शुरू कर दी है। वहीं मेरठ, नगीना सीटों पर भी सहमति नहीं बन सकी है। ऐसे में यहाँ के संभावित प्रत्याशी जो चुनाव तैयारियों में जुटे थे उनको भी जोर का झटका लगा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब तक 4 सूची जारी कर चुके हैं, जिसमें 36 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। कल ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 7 प्रत्याशियों की सूची एक बार फिर से जारी कर सबको चौंका दिया। मेरठ में जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अतुल प्रधान के बजाय भानु प्रताप को टिकट दिया, वहीं नगीना सीट से काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का टिकट यहां से काट कर अब यहां से मनोज कुमार को चुनाव लड़ा रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इंडिया गठबंधन में शामिल होकर नगीना से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भदोही सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से प्रत्याशी घोषित कर दिया। टीएमसी इंडिया गठबंधन से दूरी बना चुकी है। ऐसे में कहीं न कहीं टीएमसी प्रत्याशियों को चुनाव में मैदान में उतारने से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन से में रार भी दिखाई पड़ रही। फिलहाल जिस तरह से लोकसभा चुनाव की 36 प्रत्याशियों की सूची सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जारी की है, कई ऐसी भी सीटें हैं जहां पर अंतरकला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यह अंतरकला कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस तरह से सपा प्रमुख खुद फैसले लेते हैं, इससे कई कार्यकर्ताओं में नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। बात करें पीडीए पखवाड़ा की, तो जिस तरह से पीडीए की यात्रा जो चल रही, जो गति पकड़नी थी, वह नहीं दिखाई दे रहे। सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि पीडीए पखवाड़ा चलाने वाले लौटन राम निषाद और दारा सिंह यादव कहीं न कहीं अखिलेश यादव की नीतियों से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में ज़्यादातर सीटों पर रार और अपने नेताओं की नाराज़गी कहीं न कहीं
सपा प्रमुख को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के प्रत्याशी घोषित होने से कांग्रेस भी कहीं न कहीं नाराज हो सकती है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव की इंडिया गठबंधन की क्या तस्वीर रहती है, यह समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन है नया उपाध्यक्ष, बता रहे हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। लोकसभा चुनाव के आने से पहले उत्तर प्रदेश शासन ने आईएसओ की फेरबदल करते हुए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर भेजा है। वहीं हापुड़ पिलखवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का भी ट्रांसफर कर दिया है। आपको बता दें, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का बीते 6 साल से जो गाजियाबाद जिलाधिकारी होते हैं वो ही विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अपना एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष मिलेगा। अतुल वस, जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने शनिवार को अपना पद ग्रहण कर लिया है। उनके पद ग्रहण करने के बाद जो लोगों की समस्या को लेकर अक्सर जीडे के चक्कर काटते थे, इनका पद ग्रहण करने के बाद कहीं ना कहीं उनके चक्कर काटने में कमी आएगी और उनके काम आसान हो सकेंगे। दरअसल आपको बता दें, जो विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं अतुल वस मूल रूप के हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं और 2016 बैच के एक आईएएस अफसर है, जिनकी ईमानदार अफसरों में गिनती में उनका नाम आता है और एक युवा आईएएस अफसर हैं। उनका कहना यह है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जो राजस्व की बढ़ोतरी करने का काम करेगा, और लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अवैध निर्माण को लेकर होगी। जो कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी काटते हैं उनके खिलाफ किस तरीके से विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष कार्रवाई करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार। मैनपुरी में महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। जनपद में महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। आपको बताते चले, मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां एक विधवा जो महिला है उसके साथ दबंग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्धनग्न होने के बाद दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से महिला की देर रात का वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो पुराना भी बताने की बात कही गई है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने पूरे मामले की जांच कराए जाने के साथ साथ प्राथमिकी दर्ज कराई है, और आरोपियों की बात की जाए तो 3 आरोपी पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार भी किए हैं। एक आरोपी जो शेष रह गया है उसकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और पुलिस अधीक्षक जो विनोद कुमार सिंह हैं, उन्होंने तत्पर इस वीडियो को वायरल की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, करहल थाने पर इस मामले को पंजीकृत कराया तो और तत्काल रूप से थाना अध्यक्ष को निर्देश दिए। उन्होंने तत्काल रूप से पुलिस ने क्षेत्रीय पुलिस में इसमें अलर्ट हो गई और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए महिला की बात की जाए तो महिला जो खेत में जो आलू का एक खेत है उसमें उसकी ज़मीन पर डालकर उसके साथ अभद्रता और उसके साथ मारपीट की गई है और पास ही खड़े एक युवक द्वारा इस वीडियो को बनाया गया था। वीडियो हालांकि कब का है इसकी जानकारी नहीं है, मगर पुलिस एसपी जो विनोद कुमार सिंह है उन्होंने कहा है कि जो आरोपी शेष रह गए उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और महिला को न्याय दिलाया जाएगा। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। हमीरपुर में फायर ब्रिगेड के दरोगा पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। कोतवाली में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मानसिक विक्षिप्त युवक ने पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला मौदा कोतवाली का है, जहां पर एक फायर ब्रिगेड के दरोगा के ऊपर एक युवक ने हमला किया और वो जो युवक है और दरोगा है उसके बीच हंसी टिटोली करता था। उसी पे गुस्साया युवक ने उसके ऊपर वार कर दिया दरोगा के ऊपर। इसके बाद उसके सिर पे गंभीर चोट आई, जिसको सीएससी मौदा ले जाया गया और उसके जो सर पे चोटें आई थी उसके टाँके लगाए गए और टाँके उसके साथ लगे हुए हैं। और जो युवक है वो मानसिक विक्षिप्त है और पुलिस से जब बात करनी चाहिए तो पुलिस का साफ कहना है जो ये युवक है वो थोड़ा सिरफिरा और ये मानसिक विक्षिप्त भी है और उसने इससे पहले भी 1-2 घटना कर चुका है और इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इंडिया वॉइस से रुपये हमीरपुर। मथुरा में एक महिला ने एसएसपी कार्यालय पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक।
एसएसपी कार्यालय पर शुक्रवार को एक महिला द्वारा हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। महिला द्वारा एसएसपी कार्यालय के गेट पर अपनी चुनरी से गेट को बंद कर दिया गया। उसका महिला का आरोप है कि एसएसपी से लोग उसको मिलने नहीं दे रहे हैं, थाने में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके ऊपर एक झूठा मुकदमा लगाया गया है, जिसको लेकर वो परेशान है और तमाम तरीके से मिलने के प्रयास कर रही है। थाने के चक्कर लगाने के बाद भी उसके लिए कोई सुविधा नहीं हुई। इसी को लेकर एसएसपी कार्यालय महिला आई और उसको जब एसएसपी से मिलने नहीं दिया तो उसने जो है एसएसपी कार्यालय के गेट को बंद कर दिया और अपनी चुनरी से उसको बंद कर दिया। यानी एक तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझको एसएसपी से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। वहां खड़े पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। भीड़ जो है तमाम इकट्ठी हो गई, तमाम वकील वहां इकट्ठे हो गए, लेकिन उन्होंने उसको समझाकर बुझाकर मामले को शांत कराया। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।